Assalamualaikum dear students. Sixth lecture of nuclear physics 1. In this lecture we will explain alpha decay and theory of alpha decay in details. Also discuss the properties of alpha decay. In properties we discuss about absorption of alpha decay and what is the stopping power of alpha decay. Also ionizing power of alpha decay is high or low, and range of alpha decay. Here is contents of our lecture. Firstly, we discuss about alpha decay and its examples for understanding. After that, the properties of alpha decay, in which we study absorption of alpha decay and what is the range of alpha decay, stopping power of alpha decay. Also discuss about the ionizing power of alpha decay, and last में reference books. Before the study of alpha radiations or alpha decay, there are three main types of radiations which we study in the previous lecture, and in this lecture in the previous lecture we study about the discovery of radioactivity and the observed phenomena from the radioactivity experiment. And in this experiment we observed three different radiations: alpha radiations, beta radiations, and gamma radiations. And now we discuss about these radiations and also called alpha decay, beta decay, and gamma decay. Now in this lecture we discuss about the alpha decay incomplete study and properties of alpha decay. तो अल्फा डिके हमारे पास क्या होता है या अल्फा रेडिएशंस क्या होती हैं? लास्ट टाइम हमने इसका थोड़ा सा जो है इंट्रो लिया था, और आज जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन ही करेंगे कि अल्फा डिके हमारे पास क्या होता है. देन हम जो है वो फर्दर एब्जॉर्प्शन, रेंज और स्टॉपिंग पावर, पोटेंशियल और स्टॉपिंग पावर और आयनाइजिंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अल्फा डिके और अल्फा डिके, दिस इज द सिंबल फॉर अल्फा. इसको आप इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से लिख सकते हैं. इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल्स. ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव डिके है जिसमें हमारे पास जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है. और ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ये सेम हमारे पास आइडेंटिकल होता है जैसे कि हमारे पास हीलियम का एटम होता है. तो इसलिए हम इसको हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल. एंड देयर बाय ट्रांसफॉर्म्स और डिकेज इनटू अ डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस. और ये जो है ट्रांसफॉर्म होता है, डिके करता है, डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस बनते हैं हमारे पास या. और जो डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस जो हमारे पास बनता है विद अ मास नंबर दैट इज रिड्यूस्ड बाय 4 एंड एन एटॉमिक नंबर दैट इज रिड्यूस्ड बाय 2. तो उसमें जो हमारे पास जो डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस बनेगा उसका जो मास नंबर होगा वो रिड्यूस करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 4 से, एंड जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा बाय 2 से. एन अल्फा पार्टिकल्स इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम 4 एटम. ठीक है, कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं न्यूक्लियस के, जैसे कि हीलियम के एटम होता है जिसमें कि 4 एटॉमिक मास होता है. विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. कि ये जो हमारे पास होता है जिसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, इट हैज़ अ चार्ज ऑफ +2e. इसमें जो चार्ज होता है हमारे पास वो +2e होता है. ठीक है, एंड अ मास ऑफ 4u. और जो मास होता है वो 4u होगा. फॉर एग्जांपल, अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे फर्दर और हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे. जो फर्स्ट है वो आपके पास क्या है इसकी एग्जांपल, कि यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास 238 है वो डिके करेगा तो आपके पास थोरियम आएगा 234 और साथ में आपके पास एक अल्फा पार्टिकल्स आएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एक इसकी डेफिनेशन थी कि अल्फा डिके क्या होता है या अल्फा रेडिएशंस क्या होती हैं. ठीक है, जिसमें आपके पास कोई जो न्यू एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है आफ्टर डिके, वो इसकी जो पावर होगी उसका एटॉमिक मास जो होगा वो 4 लेस होगा एज़ कम्पेयर टू जो पेरेंट उसका न्यूक्लियस होगा उससे. और जो न्यू बनेगा आपके पास
उसका 2 एटॉमिक नंबर लेस होगा और 4 एटॉमिक मास जो है वो लेस होगा पेरेंट न्यूक्लियस से, ठीक है। उसको हम डॉटर न्यूक्लियस भी कहते हैं। Hence, after emission, जब emission होती है, the mass number of the emitting nucleus reduced by 4 and the atomic number reduced by 2, ठीक है। जब emission हम करवाते हैं तो 2 नंबर उसका atomic number reduce होगा और 4 जो है वो उसका atomic mass number decrease होगा। Therefore, इसलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है वो एक न्यूक्लियस है जिसकी जो इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को और डॉटर न्यूक्लियस को, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका एटॉमिक मास जो है वो ए है और एटॉमिक नंबर जो है वो जी है। तो जब वो पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डिके करेगा, मिशन होगी, तो वो एक डॉटर न्यूक्लियस बनाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एटॉमिक मास को A-4, क्योंकि 4 जो है वो डिक्रीज करेगा। तो Z-2 होगा न्यूक्लियस, ठीक है। इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, इसको हम रिएक्शंस की फॉर्म में किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है जिसको आपने कैपिटल F से डिनोट किया एटॉमिक मास A और G से। यहाँ आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियस आएगा उसको आप अगर A-4 और Z-2 लिख रहे हैं तो X भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई और जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियस होगा, साथ में आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स मिलेगा। इसको आप अल्फ़ा पार्टिकल्स इन द वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और हीलियम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स इज आइडेंटिकल एज द हीलियम एटम, तो इसलिए हम हीलियम न्यूक्लियस को जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। वेयर XAZ इज द पेरेंट न्यूक्लियस एंड XA-4 Z-2 इज द डॉटर न्यूक्लियस। ये हमारे पास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो है वो डॉटर न्यूक्लियस है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स अल्फा डिके की। वो हमारे पास क्या है कि व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है, द मास नंबर ऑफ द डॉटर एलिमेंट इज डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स एंड एटॉमिक नंबर गेट्स डिक्रीज बाय 2 यूनिट। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो आपने एग्जाम्पल्स को इन वर्ड्स आप लिख सकते हैं, उसको बल्कि आप इन वर्ड्स लिख दें कि आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो यूरेनियम है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 238 है। जब प्रोसेस करवाया जो कि इसका पेरेंट न्यूक्लियस है और आफ्टर रिएक्शन जो है वो मिशन डिके आपको थोरियम मिल रहा है जिसका एटॉमिक मास जो है वो 234 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 90 है, प्लस साथ में आपको जो है अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, ये आपके पास इसको इस फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे आप पेपर में। वैसे जो रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन डिके प्रोसेस वो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि ये आपके पास यूरेनियम 238 का एटॉमिक मास है और 92 एटॉमिक नंबर, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। जब ये डिके करेगा तो यहाँ पे आपको एक अल्फा पार्टिकल मिल रहा है जिसमें 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और साथ में आपको थोरियम जो है वो डॉटर न्यूक्लियस मिल रहा है जिसका 234 जो है वो एटॉमिक मास है और 90 उसका जो है एटॉमिक नंबर है। तो ये इसकी एग्जांपल है अल्फा डिके की, अल्फा पार्टिकल्स की। तो ये आपके पास है पोलोनियम जिसका एटॉमिक मास है 240 और एटॉमिक नंबर है 94। ये जब डिके करेगा तो आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा, साथ में यूरेनियम मिलेगा 236। अब यहाँ पे ये नहीं आपने कंफ्यूज होना कि यूरेनियम 238 हम लोगों ने पढ़ा है वो डिके कर रहा है तो आपको थोरियम मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि यूरेनियम डिके करे तो आपको थोरियम मिले, कोई और पार्टिकल अगर डिके करता है तो आपको यूरेनियम भी मिल सकता है। अब यूरेनियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से वो आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पे यूरेनियम का एक आइसोटोप यानी कि जिसका एटॉमिक मास 236 है वो आपको मिल रहा है। अगर हम 238 वाला यहाँ करें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं होती कि आपको अल्फा पार्टिकल नहीं फिर मिलेगा, फिर ड्यूट्रियम मिलेगा। अगर 2 इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे 2 आ जाए, फिर वो ड्यूट्रियम वाला मिलता है, ठीक है। 94 इसका एटॉमिक मास है, आपने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि इक्वेशन भी साथ में बैलेंस हो रही हो। 240 इसका एटॉमिक मास है तो 4 आपके पास हीलियम का आ जाएगा और 236 इसका, तो 40 हो गया। 94 आपके पास पोलोनियम का है और 2 आपके पास इसका हीलियम का आ जाएगा।
और 2 आपके पास यूरेनियम का आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया अल्फा डीके। इसको आप अल्फा पार्टिकल भी इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप हीलियम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रेडियम रेडियम जो है वो जब डिके करेगा तो वो रेडोन में कन्वर्ट होगा और साथ में आपके पास हीलियम एटम बनेगा। तो ये रेडॉन है जिसका 222 एटॉमिक मास है और 86 उसका एटॉमिक नंबर है, और ये रेडियम है 226 उसका एटॉमिक मास और 288 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। ये जब डिके करेगा तो आपको रेडॉन मिलेगा और साथ में अल्फा पार्टिकल्स। अब ये 2-3 एग्जांपल्स देने का यहाँ पे ये मेरा मकसद है कि अगर आपको कोई एग्जांपल आए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्दर अगर आप एमफिल में जाते हैं, टेस्ट होता है कोई भी, तो मोस्टली अल्फा डिके, बीटा डिके, इनके बारे में क्वेश्चन होते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होना आप। अगर आपको जस्ट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल शो किया हो, ये पार्टिकल का नेम ना भी हो, तो एमसीक्यू से आपने देखना है कि ये जो 226 है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि 4 एटॉमिक मास जो है वो रिड्यूस होगा यानी कि डिक्रीज होगा। तो जो भी पार्टिकल जिसका एटॉमिक मास 4 डिक्रीज करके आ रहा हो और 2 उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज करके आ रहा हो, वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। या फिर अगर आपको ये दोनों फर्स्ट वाले दिए गए हैं और साथ में ये वाला थर्ड पे मेंशन नहीं है कि अल्फा डिके हो रहा है या बीटा डिके हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डिके में हमारे पास होता है कि अगर यहाँ पे ये जो आ रहा है आपके पास वो 4 जो है उस लेस आ रहा है एटॉमिक मास और 2 एटॉमिक नंबर कम आ रहा है, तो हमारे पास ये ऑफ कोर्स हमारे पास अल्फा डिके होगा। इसमें हमारे पास हीलियम का पार्टिकल आएगा, या हीलियम लिखेंगे या फिर अल्फा पार्टिकल लिखेंगे। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्फा डिके क्या होती है? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ओवरऑल देती हूँ, ठीक है। ये नेम्स जो हैं सेम हैं, डिफरेंट है, सॉरी। ये जो टर्म्स हमने डिस्कस करनी है, मीनिंग्स ऑलमोस्ट इनके एक दूसरे से मिलते हैं और उनके मीनिंग्स यही है। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हो मच एनर्जी कैरी अल्फा पार्टिकल्स, के जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कितनी एनर्जी जो है वो कैरी कर रहे हैं, या फिर हो मच वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, के जो अल्फा पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ये इसका मतलब है। अब जो है हम इसको देखते हैं। अब आपको पता है कोई भी अगर आपके पास रेडिएशन इमिट करता है कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास रेडिएशंस हैं अगर लेट्स सपोज, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैटर में से पास कर सकती हैं रेडिएशंस की। जैसे कि लाइट है अगर आपके पास, तो लाइट जो है वो भी सब मटेरियल्स में से पास हो जाती है, ठीक है। और जब वो मटेरियल्स में से पास होती है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन होती है, यानी कि रेडिएशंस जो होती हैं वो आयोनाइज करती हैं उस मटेरियल को। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल व्यू में मैं आपको दे रही हूँ कि इसमें हम आयोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में, इसकी रेंज के बारे में। वो सारा ओवरऑल व्यू यहाँ अगर आपको मिल जाता है तो नेक्स्ट आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है कि यानी कि अब अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज होगा जी स्टूडेंट, कितना चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल्स पर? पॉजिटिव 4 उस पर चार्ज होगा बच्चे, क्या हो गया? चार्ज नंबर हम किसे कहते हैं? +2e चार्ज होगा उस पर, ठीक है। तो जब +2e चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल्स के पास, तो वो उस चार्ज की वजह से जब वो किसी मटेरियल में से पास करेंगी तो उस मटेरियल को आयोनाइज कर देंगी, ठीक है। वो उस मटेरियल को क्या करेंगी? आयोनाइज कर देंगी। अब आयोनाइज का मतलब क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एग्जांपल्स आप करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं जी? आयोनाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, उसको सेपरेट करना, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जैसे कि कॉपर सल्फेट है, अगर उसमें से आप सेपरेट करते हैं तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। अगर सेपरेटली हम कॉपर को पढ़ें उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास आयोनाइज्ड फॉर्म में, अगर सल्फेट पढ़े तो
अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो होल आपके पास कॉपर सल्फेट बन जाता है, फिर आप उस पर चार्ज को शो नहीं करते। तो वो जो चार्ज शो कर रहे होते हैं वो आपके पास आयोनाइज्ड फॉर्म उसकी शो हो रही होती है। अब ये जब अल्फा पार्टिकल्स हैं, इस पे +2 ही चार्ज है, जब ये किसी मटेरियल के एटम्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो उस एटम में से उनको निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आयोनाइज का मतलब ये है। अब वो पॉजिटिव चार्ज आए थे, उन्होंने नेगेटिव चार्ज को निकाला है, तो पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा आपके उस मटेरियल के ऊपर जिसको वो आयोनाइज करें, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब उन्होंने नेगेटिव चार्ज उसने अपनी तरफ कैंसिल किया तो वो जो मटेरियल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन को उस वक्त, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंज्यूम होगी जब वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। किस तरह से? अब ये अल्फा पार्टिकल्स एनर्जी लूज करेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में। अब वो अट्रैक्शन की जो उसकी फोर्स होती है उसको ख़त्म करने के लिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं उसने एटम में से, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स कम होगी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे इजीली। तो अब वो जो एनर्जी है अल्फा पार्टिकल्स ने उसको दी, तो अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, अपनी एनर्जी उसको दे दी। अब उनकी अपनी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि इससे पहले उनके पास हाई एनर्जी थी। जब वो आए ट्रैवल करके किसी मटेरियल में से गुजरे तो उन्होंने उसको आयोनाइज कर दिया। जब उसको आयोनाइज कर देते हैं, अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, तो ये स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी कि इनकी रफ्तार कम हो जाती है क्योंकि इनकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर ये क्या करते हैं, उसी मटेरियल में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा दूर तक जो है वो पेनिट्रेट, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है वो एयर में ट्रैवल करते हैं। तो ये सारा इसका ओवरऑल आयोनाइजेशन पावर जो इसकी होती है, या स्टॉपिंग पावर भी आप कह लें कि वो ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं सकते। उनकी एक रेंज होगी ख़ास, जितनी उनके पास एनर्जी है वहीं तक वो जस्ट जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। और एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ये सारी मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया। अब हम देखते हैं इधर पॉइंट्स की मदद से। बिकॉज ऑफ देयर चार्ज एंड लार्ज मास, इनके पास चार्ज होता है और इनका मैस ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम जो ऑब्जर्वेशन हमने की थी रेडियो एक्टिविटी में कि जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेस आपके पास आती हैं, जो अल्फ़ा रेस आती हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो देन आपके पास उसकी जो सपोर्ट है वो शो होता है। अगर वीक सिग्नल वीक अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो आपको जस्ट बीटा का सपोर्ट मिलता है, बीटा पार्टिकल्स का, और आपको गैमा का। अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आपको मिलता है। तो वो स्ट्रॉन्ग से ये शो हुआ था कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स हैं अल्फ़ा रेस या बीटा अल्फ़ा रेडिएशन, ये स्ट्रॉन्ग मैस वाली हैं, यानी कि हैवी मैस होगा इनका। तो अब लार्ज मास की वजह से और चार्जेस की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करते हैं, इजीली एब्जॉर्ब बाय मटेरियल्स, कि वो दूसरे मटेरियल्स में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड दे कैन ट्रैवल ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, और ये कुछ सेंटीमीटर्स तक जो एयर में है वो ट्रैवल कर सकते हैं। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में हमारे पास इसकी डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन की है। द टोटल पाथ लेंथ ट्रांसफर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल्स बिफोर इट इज स्टॉप्ड इज कॉल्ड इट्स रेंज। कि वो पाथ लेंथ जिसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, और इससे पहले कि वो स्लो डाउन हो जाएं, उसकी जो लेंथ होगी वो उसकी रेंज कहलाएगी। वो जो डिस्टेंस होगा जो उन्होंने उसमें कवर किया वो उसकी लेंथ, वो उसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अल्फा पार्टिकल्स है वह फेयरली शार्पली डिफाइंड है। फेयरली शार्पली डिफाइंड रेंज का मतलब कि हम इजीली बाय नंबर्स या इजीली देख के बता सकते हैं इसने इतनी रेंज, इसकी इतनी रेंज है, यानी कि उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने अभी पढ़ा कि वो फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है वो ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो ट्रैवल नहीं करते। इसलिए हमारे पास उसकी रेंज जो है वो इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं करते।
तो इसलिए इससे आप सेकंड ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो शॉर्ट रेंजेस होते हैं, यानी कि उनकी रेंज जो है वो शॉर्ट होती है। विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस दैट दे ट्रेवल इन कमिंग टू रेस्ट इन अ मटीरियल। और ये कौन सा डिस्टेंस होता है? एवरेज डिस्टेंस होता है जिसमें वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उस मटीरियल्स में रेस्ट में आने से पहले। ठीक है, अब एवरेज डिस्टेंस हमने यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया कि हम ओवरऑल अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज की बात कर रहे हैं। अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज करेंगे वो आप एक की बता देंगे, लेकिन अगर ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके उस मटीरियल्स में से पास कर रहे हैं तो फिर आप उसकी एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज डिस्टेंस लेंगे। जैसे हम एवरेज निकालते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल जितना जितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, जितने नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उस पर आप डिवाइड कर दें उन सबको ऐड करके, तो आपके पास जो है वो उसकी एवरेज आ जाती है। तो ये एवरेज डिस्टेंस होगा जो कि वो ट्रेवल करते हैं उस रेस्ट पोजीशन में। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एन अल्फा पार्टिकल्स कैन आयोनाइज थाउजेंड्स ऑफ एयर पार्टिकल्स बिफोर इट स्लो डाउन टू थर्मल स्पीड। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो डाउन होने से पहले ही थाउजेंड्स जो पार्टिकल्स होते हैं एयर्स में उनको आयोनाइज कर देते हैं। देन वो स्लो डाउन होकर थर्मल स्पीड तक, जब तक थर्मल स्पीड तक पहुंचते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि आप देखें थर्मल स्पीड ये होती है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पे होती है, यानी कि जो हम एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल जो हमारे पास टेम्परेचर है उस तक पहुँचने से पहले पहले ही वो 1000 जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आयोनाइज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे तक जो है वो ज़्यादा दूर तक, फ्यू सेंटीमीटर तक हमने कहा है ये ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते। तो वो इससे पहले कि वो हमें नुकसानदेह हों वो पहले से ही एयर्स में जितने पार्टिकल्स होते हैं उनको आयनाइज कर चुके होते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ कर चुके होते हैं। ऑल दिस कोलिजन्स मीन दैट दे लूज एनर्जी क्विकली। इसका क्या मतलब है कि वो 1000 जब पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं तो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देते हैं तेज़ी से। सो दे हैव शॉर्ट रेंज इन एयर, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी शॉर्ट रेंज है एयर्स में अल्फा पार्टिकल्स की। फॉर एग्जाम्पल अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उनकी एनर्जी है उनकी रेंज क्या होगी एयर में 5 to 11 सेंटीमीटर। कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अगर उनके पास 5 से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी है तो वो 5 से 11 सेंटीमीटर तक जो है उनकी रेंज होगी। तो ये है इसकी रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टर्म इसकी स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स की स्टॉपिंग पावर क्या होती है? एन अल्फा पार्टिकल एन अल्फा पार्टिकल्स गो थ्रू अ मटेरियल, जब ये किसी मटेरियल में से पास करेंगे गुजरेंगे, दे इंटरेक्ट विद द मटेरियल्स मालिक्यूल। तो वो जो मटेरियल मालिक्यूल होगा उसके जो मटेरियल होगा उसके मालिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि इंटरेक्ट करेंगे। लूजिंग अ लिटिल एनर्जी इन ईच इंटरेक्शन, तो वो जब इंटरेक्ट करेंगे उसके मालिक्यूल्स के साथ तो वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज करेंगे। दस दे ग्रेजुअली स्लो डाउन, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो लूज हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वजह से वो जो है स्लो हो जाएंगे। एट वेरी लो एनर्जीज, अगर बहुत कम उसकी एनर्जी हो जाए, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी लेस हो जाए फिर क्या होगा? They acquire 2 electrons and become atoms of helium gas in thermal equilibrium. ये गैसेस में ऐसे होगा कि वो हीलियम गैस, वैसे आप हीलियम एटम भी लिख सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा उस मटेरियल में से। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और वो एक हीलियम एटम बना देगा। ठीक है, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स बना देगा इन थर्मल इक्विलिब्रियम में विद द मटेरियल्स, उस मटेरियल्स के साथ, और फिर वो खुद उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक अल्फा पार्टिकल्स बन जाएगा। Alpha particles of the same energy lose different energies when they go equal distance because of randomness in the number and in the kinds of interaction with the materials. However, the difference in the energy losses are small. अब इस सारी लाइन का क्या मतलब है? कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स अगर सेम एक जैसे अल्फा पार्टिकल्स है सारे, सेम एनर्जी वो लूज करते हैं, यानी कि सारे अल्फा पार्टिकल्स के पास +2 ही चार्ज है,
वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, सेम एनर्जी। लेकिन वो जो लूज करेंगे एनर्जी, उन सब की एनर्जी सेम है। जितने अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका कह लें आप, उनका डिस्टेंस भी इक्वल है कि वो लेट्स सपोज अगर एक अल्फा पार्टिकल्स 1 सेंटीमीटर तक जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर तक, तीसरा भी। अब उनके सबके पास एनर्जी भी सेम है, फिर वो लूज कैसे डिफरेंट एनर्जी करेंगे? ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एनर्जी लूज डिफरेंट एनर्जीज व्हेन दे गिव इक्वल डिस्टेंस। वो डिस्टेंस भी उनका इक्वल है लेकिन वो एनर्जी डिफरेंट रिलीज कर रहे हैं। उनकी अपनी एनर्जी पहले सेम थी सबकी, इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एनर्जी जो है वो लूज कर रहे हैं। अब डिफरेंट एनर्जी लूज क्यों कर रहे हैं? कि ये अगर एक अल्फा पार्टिकल जब उस मटेरियल में एंटर हुआ, जब वो उस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट किया, तो हो सकता है उसके रास्ते में जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, जिसकी वजह से उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी इमिट की। अब हो सकता है जो दूसरा है दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, रैंडमनेस की वजह से हमने यहाँ लिखा ना कि एक जो है वो इस डायरेक्शन में गया, उसके रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर दी। अब जो दूसरा है वो यहाँ पे गया, उसने भी 1 ही सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसके दरमियान रास्ते में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह से जो तीसरा है उसके दरमियान में अगर 3 आ गए, तो वो कहते हैं कि उनकी एनर्जी तो सेम थी, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं सारे सेम ही उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन लूज उन्होंने डिफरेंट एनर्जी की। अब लूज डिफरेंट एनर्जी किस वजह से की? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो उनके रास्ते में आए उस मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। रैंडमनेस इन द नंबर, रैंडमनेस की वजह से, एंड इन द काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ विद द मटेरियल्स, वो डिपेंड कर रहे हैं उनकी रैंडमनेस पे और मटेरियल्स की इंटरेक्शंस पे। हो एवर द डिफरेंस, अब लेकिन जो डिफरेंस इस एनर्जी में आएगा लूजेस में वो स्मॉल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उन पार्टिकल्स में जो एनर्जी लूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। द स्टॉपिंग पावर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड एनर्जी इज इट्स एवरेज एनर्जी लॉस पर यूनिट डिस्टेंस अलोंग इट्स पैथ। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टॉपिंग पावर है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी मटेरियल में से पास कर रहे हैं तो वो स्टॉप होंगे, उसकी स्टॉपिंग पावर क्या होगी? तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल जो 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो कवर करे, ठीक है, ट्रैवल करे 1 डिस्टेंस तक, उस 1 डिस्टेंस तक ट्रैवल करने में उसकी कितनी एनर्जी जो है वो लूज हो, तो वो उसकी स्टॉपिंग पावर हो, ठीक है। कि अगर एक पार्टिकल है वो 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो इतने डिस्टेंस में 1 यूनिट डिस्टेंस में कितनी एनर्जी लूज कर रहा है, वो उसकी स्टॉपिंग पावर हो। और अगर हम स्टॉपिंग पावर को मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टॉपिंग पावर लेते हैं। द मैथ स्टॉपिंग पावर पर डेंसिटी इज द कोशेंट ऑफ द स्टॉपिंग पावर बाय द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्योंकि मैथ्स की जब हम बात करते हैं तो वो फिर मैथ्स पे उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की डेंसिटी लेस है या डीपर है, यानी कि ज़्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी स्टॉपिंग पावर होगी। कि कम है तो उसकी कम होगी, अगर ज़्यादा है तो वो फिर स्टॉपिंग पावर कम होगी, अगर कम है तो ज़्यादा उसकी दूर तक ट्रैवल कर सकता है, अगर कम है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इस तरह से होगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा फिर उसका मटेरियल की जो स्टॉपिंग पावर होगी, अगर मैथ स्टॉपिंग पावर की बात करें। द स्टॉपिंग पावर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर 2 to 3 ऑर्डर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड लार्जर देन दोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं जो स्टॉपिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स की है वो हमारे पास 2 से 3 ऑर्डर ज़्यादा होती है मैग्नीट्यूड में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज ज़्यादा होता है, +2 डबल चार्ज होता है, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे -1 चार्ज होता है, उस पर लेस चार्ज होता है। इसलिए जब अल्फा पार्टिकल्स किसी भी मटेरियल्स में से पास करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उनके लिए ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल पे फाल करे वहाँ से प्रोटॉन को निकालना। तो ये जो हमारे पास स्टॉपिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की वो इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत ज़्यादा होती है। उसके बाद है आयोनाइजिंग पावर, लास्ट हमारे इसके पास पॉइंट है आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आयोनाइजिंग पावर, जैसे कि अभी स्टार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आयोनाइज का मतलब क्या होता है कि उस जो मटेरियल्स में से अगर कोई रेस पास कर रही हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाए,
वो उस मटेरियल को आयोनाइज कर देती हैं, यानी कि जो चार्ज डेवलप होता है वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लें, उस मटेरियल पे कोई चार्ज आ जाए तो वो आयोनाइज्ड मटेरियल हो जाता है। एंड अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली आयोनाइजिंग। अब ये डिफरेंस भी याद रखना है कि ये लो पेनिट्रेटिंग है, यानी कि ये ज़्यादा पास नहीं कर सकती हमारी बॉडी में से भी। अगर हमारी स्किन की, आउटर स्किन की हमने बात की थी कि वहाँ पे फ्यू माइक्रोमीटर तक जो है वो 40 माइक्रोमीटर तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यानी कि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होगी, और जो एब्जॉर्प्शन है रेंज जो है उसकी वो फ्यू सेंटीमीटर तक होगी, लेकिन जो स्टॉपिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग वो भी कम होगी कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, जल्दी से स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली आयोनाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर डबल पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मास, क्योंकि इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से और लार्ज मास की वजह से ये हाईली आयोनाइजिंग होती है कंपेयर टू बीटा पार्टिकल, एज कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स की निस्बत, एंड बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्लो, और ये स्लो होते हैं क्योंकि इनका मैस ज़्यादा होता है, चार्ज ज़्यादा होता है। ये जब किसी मटेरियल में से पास करते हैं तो उसको आयोनाइज करके खुद स्लो हो जाते हैं। दे कैन काज मल्टीपल आयोनाइजेशन विद इन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कि ये अगर छोटा सा डिस्टेंस भी कवर करते हैं ना, फ्यू सेंटीमीटर तक भी अगर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे भी मल्टीपल पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं। This gives them to potential to do much more biological damage for the same amount of deposit energy. अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, ये बायोलॉजिकल डैमेज भी करते हैं, यानी कि इंसान, ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जब हम देखना चाहें तो वो अल्फा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह हमारे पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। किस तरह से? वैसे तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इनको इनहेल कर ले, यानी कि अपने सांस के थ्रू अपने बॉडी में ले जाए, इनहेल करने के बाद वो सांस में के थ्रू जब आपकी बॉडी में जाएंगे देन आपके जो लंग्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो चला जाता है स्टोमिक में, तो फिर आपका स्टोमिक जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। अगर आपके बॉडी पे कोई ज़ख्म है उस पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो फॉल करता है, अल्फ़ा रेज, तो वो उस ज़ख्म के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में चली जाएंगी और वो आपके लिए नुकसानदेह हों। ठीक है, वैसे तो अगर ये फॉल करेंगी, जितनी बॉडी पे ऊपर वाली स्किन जस्ट डैमेज होगी, अंदर से डैमेज नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है। लेकिन अगर आप इनको इनहेल कर लें, सांस के थ्रू अपने बॉडी में ले जाएं, तो फिर ये आपके लिए नुकसानदेह होंगी। जिस पोर्शन तक ये पास करेंगी, जाएंगी जितने डिस्टेंस तक, तो ये वहाँ पे उतनी ही डैमेज करेंगी आपकी बॉडी को। अगर कोई ज़ख्म वगैरह है उसके थ्रू भी ये जा सकती हैं, इनहेल करके भी आप इसको लेके जा सकते हैं अपनी बॉडी में, तो ये बायोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा करती है। ठीक है, तो ये इसलिए नुकसानदेह भी हैं अल्फा पार्टिकल जो है वो इंसानी बॉडी के लिए। ये जो आज हमने लेक्चर पढ़ा इसमें हमने कम्प्लीटली जो है वो अल्फा डिके को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि एब्जॉर्प्शन, आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, स्टॉपिंग पावर एंड रेंज उसकी देखी। इसके बाद इसकी एक डेमो थ्योरी ऑफ अल्फा डिके भी है, उसको भी हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ये कुछ रेफरेंस बुक्स है, फर्दर इन टॉपिक्स को इन रेफरेंस बुक से जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।